सबसे पहले मई के महीने में दूसरे हफ्ते में या लगभग कुछ ये बकरवाल वगैरह थे, वो तुर्तुक सेक्टर में अपने भेड़े बकरे याक वगैरह लेके जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जो कि काले से कपड़े पहने हुए और हैवी वेपन्स के साथ लेस थे, उन्होंने उनको देखा और उनको देख के वो डर के मारे भाग के आ गए। और वहां पे पंजाब बटालियन थी, उनके सीओ को आके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने देखा है। गडरियों से मिली जानकारी के बाद हिंदुस्तान ने अलग अलग इलाकों से पेट्रोल पार्टियां रवाना कर दी। कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में 5 सैनिकों की पेट्रोल पार्टी इनमें से ही एक थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पहाड़ों की चोटियों पर मुट्ठी भर मुजाहिदीन काबिज हैं। 9 मई को करगिल पर जबरदस्त बमबारी हुई। इसकी चपेट में हथियारों का ढेर आ गया था। एम्यूनेशन डंप 3 दिन तक चलता रहा। हिंदुस्तानी खेमे में घबराहट तो रही, लेकिन दुश्मन का आकलन मुमकिन नहीं हो पा रहा था। द्रास, कक्सर और मुश्कोह से भी घुसपैठ की खबरें आने लगी थी। जितनी भी पेट्रोल पार्टियां रवाना की जा रही थीं, उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। पहले बटालिक में डिटेक्ट हुआ, बटालिक के बाद फिर दराज में डिटेक्ट हुआ, फिर मशको में डिटेक्ट हुआ और कुछ फिर कारगिल के सामने उसके एरिया में डिटेक्ट हुआ। तो 4 या 5 पॉकेट थे। हाँ, सब सेक्टर हनीफ में भी डिटेक्ट हुआ, जो कि 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड या सियाचिन वाले ब्रिगेड में भी था। तो ये तकरीबन 5 सेक्टर थे जिनमें दुश्मन आ गया था, और ये आया उन्हीं एरिया में थे जो अनऑक्यूपाइड थे। कश्मीर घाटी से करगिल सेक्टर के लिए और फौज रवाना की जाने लगी थी। दुश्मन कौन है, उसकी तादाद कितनी है, घुसपैठ का पैमाना क्या है, ये सब कुछ बस अनुमान में कैद था। राजनीति विश्वासघात से छलनी थी। सैन्य अधिकारी आदेशों के अभाव से, और जवान, उन्हें तो बस आगे बढ़ते जाने का फरमान था। ये हमें किसी ने नहीं बताया, ना कि ऊपर की इंटेलिजेंस ने, ना कि ग्राउंड इंटेलिजेंस ने, कि असली में फौजी ही इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। तो ये काफी मुश्किल हो गया था, और हमें सबसे पहले तो बहुत जरूरी था कि पता करें कि ये मिलिटेंट्स हैं या फौजी हैं। ये सब की समझ से परे था कि जो मुजाहिदीन अब तक सेना के जवानों को देखकर छिप जाया करते थे या भाग खड़े होते थे, अब मुकाबला क्यों कर रहे हैं। बगैर उकसावे के कभी पेट्रोल पार्टियों पर तो कभी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर बमबारी क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। दोलोलिंग की नंगी पहाड़ी 16,000 फीट की ऊंचाई से द्रास की ओर देखती है। चढ़ाई का बस एक रास्ता है और छिपने के लिए कुछ भी नहीं। रात के अंधेरे का इस्तेमाल होता तो दुश्मन फ्लेयर जलाकर ढूंढ निकालता। ग्यारह मई से वन नागा के जवान इस कोशिश में लगे थे कि दोलोलिंग पर वापस कब्जा हो सके। वो चढ़ाई तो चढ़ लेते, लेकिन कहते हैं चोटी पर काबिज पाकिस्तानी आखिरी लम्हे पर या तो गोलियां बरसा देते या फिर चट्टान गिराकर उन्हें मार डालते।
22 मई को तोलोरिंग पर कब्जे की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स को सौंपी गई। जानकारी के नाम पर बस इतना के 4 से 6 आतंकी हैं, जिन्हें हटाकर चोटी पर कब्जा हासिल करना है। लगातार 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और ग्रेनेडियर्स को अब कैजुअल्टीज झेलनी पड़ रही थी। तीन हफ्ते यूं ही गुजर गए और हिंदुस्तान अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि दुश्मन कौन है और लड़ाई किससे है। तब भारतीय वायुसेना से मदद मांगी गई। 17 मई को पहले विमान ने गश्त लगाई, लेकिन जरूरत तस्वीरों की थी। कैनबरा विमान ऊंचाई से उड़ान के दौरान तस्वीरें लेने में सक्षम है। स्क्वाड्रन लीडर ए पेरूमल ने आगरा से द्रास और फिर करगिल का सफर तय किया तो हकीकत देखकर हैरान रह गए। पर ये एक और साधन है जिससे कि जो एरियाज डेप्थ में हैं, जो हमको नजर नहीं आते, उन सब के ऊपर एक एरियल फोटोग्राफी मिल जाती है। उससे ना कि हमको भी खबर मिलती है, फोटोग्राफ्स हमारे पास आती हैं, पर पहले हायर हेडक्वार्टर्स और गवर्नमेंट के पास एक मीन्स ऑफ कंफर्मेशन आ जाती है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ हरकत है और एक्टिविटी है। कोई बंकर दिखाई देंगे, कुछ और दिखाई देगा, कुछ किसी चीज का स्टॉक पाइल पड़ा होगा। विमान जब बटालिक पहुंचा तो एक स्टिंगर मिसाइल से उस पर हमला हुआ। एक इंजन में आग लग गई, लेकिन बेहद बहादुरी से स्क्वाड्रन लीडर पेरूमल विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे। तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया था कि दुश्मन चाहे जो भी हो, वो मुट्ठी भर नहीं। उसके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, बंकर थे, सप्लाई लाइन थी। यानी भले ही वो मुजाहिदीन हो, पाकिस्तानी फौज के संरक्षण के बगैर ऐसी घुसपैठ संभव ही नहीं थी।